Hi guys, it's Rishabh Jain at the Logical Owl. Hope you are having a great day today. In today's video, we are going to talk about loan and loan schedules. So पहले हम एग्जांपल देखते हैं सिंपल लोन सेटिंग का. So I took a loan of 1000 rupees at time 0 for 10 years. अब इस लोन को रीपे करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बेस्ड ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक रिस्क, इनकम दैट द लैंडर्स वांट. तो पहला जो ऑप्शन होता है हमारे पास बिल्कुल बेसिक ऑप्शन होता है, दैट इज वी पे नथिंग इन 10 ईयर्स एंड एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स हमने एक साथ पूरा लोन एंड कैपिटल पे करा. सो फॉर एग्जांपल इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम, तो 10 ईयर्स के बाद आई एम पेइंग 1000 इंटू 1.1 टू द पावर 10, दैट इज द एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ दिस लोन आफ्टर 10 ईयर्स. तो 10 ईयर्स तक जो लेंडर है उसे कोई इनकम नहीं मिलेगी और 10 ईयर्स के बाद में उसे एक साथ सारा पैसा मिलेगा. इन केसेस में दो तरह की प्रॉब्लम्स होती है. पहला डिफ़ॉल्ट रिस्क होती है कि लेट से अगर किसी कारण से डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो लेंडर को ना तो इंटरेस्ट पार्ट मिलना है ना कैपिटल पार्ट मिलना है. दैट्स वाई इस तरीके के ऑप्शन हमें कम देखने को मिलते हैं रियल लाइफ में. जो सेकंड ऑप्शन होता है हमारा, दैट इज इंटरेस्ट ओनली लोन, इंटरेस्ट ओनली लोन रिपेमेंट. इस ऑप्शन में एज द नेम सजेस्ट द बोरोवर पेज ओनली द इंटरेस्ट पार्ट एट द एंड ऑफ एवरी टाइम पीरियड. तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 1000 rupees for 10 years, I will pay the interest part at the end of each year till my tenure. So एग्जाम्पल की थ्रू को समझते हैं एक बार. लेट्स से दिस इज माई बैंक अकाउंट दैट शोज the balance of remaining loan at time t. at time t, ओके. तो यहाँ पे मैं जो भी फिगर लिखने वाला हूँ वो फिगर डिनोट करेगा अमाउंट डेट आई ओ टू द बैंक. सो टाइम जीरो पे क्या होगा, टाइम जीरो पे आई हैव जस्ट टेकन द लोन, तो मेरे इस अकाउंट में कितना बैलेंस रहेगा 1000 rupees. डेट मीन्स आई हैव टू पे 1000 rupees एज लोन टू द बैंक अगेन. एट टाइम 1 वी आर अज्यूमिंग एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% अगेन. टाइम 1 पे क्या होगा 1000 इंटू 1.1, जो हमारा एक्यूमुलेटेड अमाउंट हो जाएगा दैट इज इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, दैट विल बी 1100 rupees. आई विल पे ओनली द इंटरेस्ट पार्ट हेयर दैट इज 100 rupees. एंड जो मेरा बैलेंस है एट टाइम 1, तो अगेन मेरा जो बैलेंस है टाइम 1 पे वो कितना हो जाएगा आफ्टर पेमेंट 1000 rupees. तो इस तरीके से हमारा ये चीज़ चलती रहेगी टिल 10 ईयर्स. आई विल पे एट द एंड ऑफ एवरी ईयर द इंटरेस्ट पार्ट फॉर दैट ईयर. सो ये 100 मैंने पे करा इस साल के इंटरेस्ट के लिए, ये वाला 100 पे करा मैंने इस साल के इंटरेस्ट के लिए. एंड सिमिलरली जो लास्ट पेमेंट है मेरी 100 रुपीज़ की, डेट इज़ फॉर द लास्ट ईयर 10th ईयर इंटरेस्ट. एंड सिमिलरली जो हमारा बैलेंस रहेगा बैंक अकाउंट में आफ्टर द पेमेंट, दैट मीन्स आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट पार्ट द बैलेंस विल रिमेन 1000 rupees, दैट इज सेम थ्रू आउट द टर्म ऑफ द लोन. और ये जो मेरा इंटरेस्ट जो मेरा लोन अमाउंट मैंने लिया था इनिशियली वो मैं पे बैक करूँगा एट द एंड ऑफ द टर्म. तो यहाँ पे 10th टाइम पीरियड पे आई विल पे बैक द लोन अमाउंट, दैट इज माई कैपिटल अमाउंट और यू कैन से द प्रिंसिपल अमाउंट. सो इस वाले केस में भी क्या है हमारे पास दो तरह के रिस्क है अगेन. पहली रिस्क तो ये है कि अगर किसी तरह का डिफ़ॉल्ट होता है बीच में तो इंटरेस्ट तो बैंक ने मुझसे चार्ज कर लिया, बट स्टिल यहाँ पे कैपिटल लूज होने की रिस्क है. यहाँ पे ये रिस्क है कि जो मेरा प्रिंसिपल है जो मुझे 10th ईयर पे मिलना है वो मेरे को ना मिले. और दूसरा इसमें एक प्रॉब्लम जो बोरोवर को आती है, यानी कि जैसे मैंने 1000 रुपीज़ का लोन लिया, अभी तो क्या अमाउंट बहुत स्मॉल है, तो मेरे को 10 टाइम पे एक साथ पूरा 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा. लेट्स से ये अमाउंट अगर बहुत बड़ा है, लेट्स से मैंने लोन लिया 50 लाख रुपीज़ का होम लोन, तो अगर मैंने होम लोन लिया है तो मेरे को 10 टाइम पे पूरा पेमेंट एक साथ 50 लाख का करना पड़ेगा. जनरली ऐसा नहीं होता है. जो भी बोरोवर होता है वो चाहता है कि जो मेरा पेमेंट है और कैपिटल है, जो मेरा इंटरेस्ट पार्ट है और कैपिटल पार्ट है, वो दोनों एक साथ जाता रहे और लोन धीरे धीरे रीपे होता रहे. तो उस तरीके के लोन्स को हम बोलते हैं मॉर्गेज लोन रिपेमेंट. दैट इज अ थर्ड टाइप. मॉर्गेज लोन रिपेमेंट. इन दिस ऑप्शन एज आई जस्ट टोल्ड यू, थ्रू आउट द टर्म क्या होता है,
जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं इंस्टॉलमेंट हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। इंस्टॉलमेंट हमारी इंटरेस्ट पार्ट भी कवर करती है और इंस्टॉलमेंट हमारी कैपिटल पार्ट भी कवर करती है, और यू कैन कॉल इट प्रिंसिपल पार्ट। हमारे ऊपर वाले केस में क्या था, जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी 100 रुपीज़ की, वो ओनली इंटरेस्ट पार्ट कवर कर रही थी। लेकिन मॉर्गेज लोन रिपेमेंट्स में क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारा कैपिटल भी थोड़ा थोड़ा साथ में जाता रहे, जिससे हमें 10th या फिर टेन्योर के एंड में एक साथ कैपिटल पे ना करना पड़े। सो लेट्स से मेरा अगर अमाउंट 1000 रुपीज़ का है, अगर आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 1000 रुपीज़ एंड आई वांट टू डिवाइड दिस लोन इनटू 10 installments that are being paid at the end of every year. So I'll pay in total 10 installments at time 1, time 2 and similarly at time 10. इसके अलावा मुझे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी रिगार्डिंग आइदर इंटरेस्ट अमाउंट और कैपिटल अमाउंट। So let's say I pay x1 amount here, x2 here, similarly x9 here and x10 at the last installment. अब नॉर्मली केसेस में क्या होता है, ये जो इंस्टॉलमेंट्स होती है हमारी x1, x2, x3, ये जनरली सेम होती है, ये लेवल पेमेंट्स होते हैं हमारे। सो अगर ये पेमेंट्स हमारे लेवल है तो वी कैन राइट देम एज दैट मीन्स आई एम पेइंग x at the end of every year for 10 years to repay my loan of 1000 रुपीज that I have taken on time 0. तो अगर मैंने 10 पेमेंट्स कर दिए एक्स रुपीज़ के एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, तो मैंने इंटरेस्ट पार्ट भी पे कर दिया टोटल और 1000 रुपीज़ पे, और मैंने जो कैपिटल पार्ट है वो भी पे कर दिया। अब लेट्स सी कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर इस केस में मुझे इक्वेशन ऑफ वैल्यू निकालनी हो तो मेरी इक्वेशन ऑफ वैल्यू बनेगी 1000 इक्वल टू x 8n, बिकॉज ये एक्सेस जो मेरे फॉर्म हो रही है काइंड ऑफ एन्यूटी है, मेरी लेवल एन्यूटी, एंड 1000 रुपीज़ का जो मेरा कैश फ्लो है वो मेरा पॉजिटिव कैश फ्लो है, एंड जो मेरा एक्स अमाउंट है जो मेरा इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ दैट इज माई नेगेटिव कैश फ्लो। सो दिस अमाउंट विल कम आउट टू बी एट द रेट ऑफ 10%। सो अगर मैं हर साल 162.75 की पेमेंट कर रहा हूँ तो बाय द 10th ईयर आई विल पे बैक माई लोन विद इंटरेस्ट। अब इसको हम ब्रेकअप करके एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअल में इस केस में क्या होता है। अगेन हम ड्रॉ करेंगे एक बैंक अकाउंट। सपोज दिस इज माई बैंक लोन अकाउंट, और यहाँ मैं जो भी अमाउंट लिखूंगा डेट विल डिनोट द अमाउंट डेट आई हैव टू पे टू द बैंक, दैट इज माई लोन, रिमेनिंग लोन अमाउंट। अब क्या होगा, टाइम 0 पे जो मेरा अमाउंट था वो 1000 रुपीज़ का था। टाइम 1 पे क्या हुआ, टाइम 1 पे जो मेरा अमाउंट एक्यूमुलेट हो गया वो हो गया 1100 रुपीज़। यानी कि बिफोर पेमेंट जो मेरे बैंक में अकाउंट हो गया, जो बैलेंस हो गया कितना हो गया 1100 रुपीज़ का। लेकिन इस 1100 रुपीज़ में से मैंने 162 रुपीज़ की पेमेंट कर दी एट टाइम 1। तो टाइम 1 पे मैंने मेरे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो जो मेरा बैलेंस बचा वो कितना बचा 937.25। सो आफ्टर द पेमेंट जो मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस बचेगा डेट विल बी 937.25। यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में यहाँ पे जब मैंने x रुपीज़ की पेमेंट कर दी 162.75 की, तो मेरे अकाउंट में ओनली 937.25 का लोन अमाउंट रह गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने 1000 रुपीज़ का लोन लिया था, उसमें मैंने एक साल का इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो मेरा अमाउंट हो गया 1100 रुपीज़। और मैंने अभी भी ऊपर निकाला कि मैंने जो इंस्टॉलमेंट्स निकाली है मेरी, वो मैंने निकाली 162.75 की। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट पार्ट है वो कितना बनता है ओनली 100 रुपीज़ का, लेकिन मैं पे कितना कर रहा हूँ 162.75, यानी कि मैं 62.75 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ एज कैपिटल। तो ये मेरा जो 1000 रुपीज़ की कैपिटल थी उसमें एडजस्ट हो जाएगा। लेट्स सी अगेन, 1000 रुपीज़ मेरा अमाउंट था, 100 रुपीज़ मेरा इंटरेस्ट बनता है एक साल का 1000 रुपीज़ पे, मेरा अमाउंट आया 1100। लेकिन मैंने पे कितना करा 162.75। ये 162.75 में जो मेरा इंटरेस्ट पार्ट था डेट वाज 100 एंड जो मेरा प्रिंसिपल पार्ट था डेट वाज 62.75। तो जो मेरा बैलेंस निकल के आया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर डेट इज 937.25। सो ये आई कैन कॉल इट लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम 1 आफ्टर पेमेंट।
आई कैन कॉल इट लोन आउटस्टैंडिंग after the first installment. I can say first installment at time 1. इसके लिए एक स्पेसिफिक नोटेशन होता है, एंड क्योंकि ये हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद वाला लोन अमाउंट है, सो वी विल कॉल इट L1. अब हम कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस हमारा. सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में मेरा बैलेंस कितना है 937.25, ये मैंने निकाला अभी. सेकेंड ईयर के क्या होगा 937.25 मेरा सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में बैलेंस था, इंटू 1.1 करूँगा मैं, क्योंकि मेरा एक साल का इंटरेस्ट जो है वो 10% है. सो जो मेरा अमाउंट निकल के आएगा डेट विल बी 1030.975, यानी कि मेरे बैंक अकाउंट में बिफोर आई पे माई सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अगर मैं चेक करूँगा बिफोर पेइंग द इंस्टॉलमेंट, मुझे अमाउंट दिखेगा 1030.975. ओके, इसमें से इंटरेस्ट पार्ट कितना है मेरा, अब अगेन मेरी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है 162.75 की, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो जो मेरा बैलेंस बचा वो बचा 868.23. अब इसका ब्रेकअप देखते हैं अपन अगेन. जो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में मेरा अमाउंट था डेट वाज 937.25, उस पर अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ 1 ईयर का, तो वो मेरा आता है 93.7. इनका टोटल अगर मैं करूँगा, डेट इज माई इंटरेस्ट पार्ट, तो टोटल मेरा आएगा 1030.975. तो ये मेरा बैलेंस आ गया बिफोर पेमेंट. यानी कि सेकेंड ईयर में हम पेमेंट कितना करेंगे अगेन 162.75 का. तो सेकेंड ईयर के बैलेंस एंड में जो हमारा बैलेंस बचेगा डेट विल बी 868.23. अगेन जब हम बैलेंस चेक करेंगे हमारे अकाउंट में आफ्टर सेकेंड ईयर, सो इट विल शो अस 868.23 आफ्टर सेकेंड पेमेंट. और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू होता रहेगा. सिमिलरली यही अमाउंट हमारा कैरी फॉरवर्ड होकर थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आएगा. तो ये हमारा था फर्स्ट ईयर, ये हमारा था सेकेंड ईयर. सिमिलरली थर्ड ईयर में हमारे क्या होगा, ये बैलेंस आएगा 868.23 का. अगेन हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, हम इसको अक्यूमुलेट करेंगे. पहले हम एक साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिर अगेन हम 162 का पेमेंट करेंगे, और इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलेगा. जो हमारी लास्ट पेमेंट होगी, लास्ट पेमेंट में हमारा जो लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा डेट विल बी 0. सो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सेल के अंदर इस चीज़ को देखते हैं दोबारा से. जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से हमारा लोन अमोर्टाइजेशन बोलता है. ये जो प्रोसेस है हमारा, जो हमने स्टार्टिंग में लोन लिया और जो हमारा एंडिंग के अंदर बैलेंस बचा, इस प्रोसेस को बोलते हैं लोन अमोर्टाइजेशन. तो जब हम एक्सेल वाला पार्ट कवर करेंगे CM1 में, CM2B वाला पार्ट, वहाँ पे आई विल शो यू हाउ टू मेक दीज काइंड ऑफ टेबल्स इन एक्सेल and how to write a code in VBA to make your calculation easy. So I'll show you how to write these types of code. ये पूरा मैंने कोड लिखा है इसके लिए, and what this code does is calculate the value and make a table for you. अभी आपको दिखने में बहुत अजीब सा कोड लग रहा होगा, बहुत लेंदी, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है इस कोड का, जो मेजर पार्ट है, डेट इज़ अबाउट फॉर्मेटिंग. जो हमारा मेन पार्ट है, जो ये वैल्यूज़ कैलकुलेट हो रही है, ये बहुत ईजी प्रोसेस है. मेन जो कोडिंग लिखी गई है वो उसकी फॉर्मेटिंग के लिए है. लेट्स से हमारा वाला एग्जांपल कंसिडर करते हैं. वी टेक अ लोन अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज़ फॉर 10 ईयर्स, एंड अभी हम प्रोसेस इजी रख रहे हैं, तो लेट्स कीप इट्स एनुअली. एंड लेट्स से जो हमारा लोन स्टार्टिंग डेट है डेट इज 1 जनवरी 2001. Now if I click on calculate, you will see कि ये जो मेरी लाइंस आ रही है, ये लाइंस एक्चुअली मेरी हर ईयर के बाद में आती है. तो अगर मेरे पेमेंट्स ईयरली हैं तो आपको कुछ ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे मंथली पेमेंट्स हैं तो आपको दिखेगा ये फॉर्मेटिंग में फ़र्क. सो इफ़ आई क्लिक ऑन कैलकुलेट, ये मेरे 10 पेमेंट्स निकल के आ गए. और तो मेरा फर्स्ट पेमेंट होगा 1 जनवरी 2002 पे, यानी कि एक साल बाद.
अब देखो लोन एट द स्टार्ट का मतलब है कि बिगिनिंग में, फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग में मेरा जो लोन अमाउंट था वो कितना था। तो स्टार्ट का फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग मीन्स टाइम जीरो पे मेरा लोन अमाउंट था 1000 रुपीज़ का। इंस्टॉलमेंट मेरी सारी फिक्स रहने वाली है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करी, सेल नंबर B29 में मैंने कैलकुलेट करा, एंड ये छोटा सा फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए EMI टाइप। तो मेरा पेमेंट हुआ 162 का, एडिशनल पेमेंट अभी आप रहने दीजिए। इंटरेस्ट, तो जो मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बना डेट इज 100 रुपीज़ जो हमने कैलकुलेट किया था, और जो प्रिंसिपल पार्ट था वो 62.75 था, एंड 937 जो हमारा बैलेंस बचा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में हमारा अमाउंट कितना रह गया 937.25। अगेन हमने वो प्रोसेस रिपीट करा, हमने 162.75 का लोन पे करा, इंस्टॉलमेंट पे करी, उसमें से हमारा 93.73 हमारा इंटरेस्ट पार्ट था ऑन दिस अमाउंट 937 वाला अमाउंट। 69 वॉज आर कैपिटल, एंड अगेन बैलेंस बचा 868। ये प्रोसेस हमने रिपीट किया बार बार। जो हमारा लास्ट बैलेंस था एट द एंड ऑफ 9th ईयर वो था 147.95। ये वाला बैलेंस हमारा स्टार्टिंग में कैरी फॉरवर्ड हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ 10th ईयर 147.95। इस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा 14.80, एंड क्योंकि हमारी इंस्टॉलमेंट फिक्स है 162.75 की, तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी उसमें हमने जो प्रिंसिपल पे किया डेट इज 147.95, एंड लास्ट में जो अमाउंट बचेगा हमारा जीरो बचेगा। एंड ऑब्वियसली जीरो बचना भी चाहिए, क्योंकि हमने जो ये पेमेंट्स निकालनी है, एक्स अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 162.75 का, ये हमने इस अकॉर्डिंग पेमेंट निकाली है ताकि हमारा 10th ईयर के एंड में जो बैलेंस बचे लोन अमाउंट वो हमारा जीरो बचे। एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंटरेस्ट जो वाला, अगर आपकी जो पेमेंट्स हैं इंस्टॉलमेंट्स हैं उसमें इंटरेस्ट वाला पार्ट तो डिक्रीज होता जा रहा है और जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि जब भी हम लोन को अमोटाइज करते हैं तो जो हमारी बिगिनिंग इनिशियल जो ईयर्स होते हैं, हमारे इनिशियल ईयर्स में इंटरेस्ट वाला पार्ट ज़्यादा रहता है और प्रिंसिपल वाला पार्ट कम रहता है, और जो हमारी एंड की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसमें रिवर्स होता है, इंटरेस्ट वाला पार्ट कम रहता है, प्रिंसिपल वाला पार्ट ज़्यादा रहता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर में आपका लोन सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट हमने लोन लिया 1000 रुपीज़ का, तो 1000 रुपीज़ का जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट निकाला वो हमने 1000 रुपीज़ पे निकाला, इसलिए इंटरेस्ट आया 100 रुपीज़। लेकिन हमने कुछ पार्ट कैपिटल का पे कर दिया तो हमारा लोन कम हो गया। अब सेकंड ईयर में जो हमारा लोन अमाउंट था वो ओनली 937 रुपीज़ का था, इसलिए सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट आया वो 937 आया, और क्योंकि इंटरेस्ट कम आया तो हमारा थोड़ा सा कैपिटल बढ़ गया 69 रुपीज़ का, और इस तरीके से हमारा जो लोन है वो एक्सपोनेंशियली गिरता जाता है और जो हमारी इंटरेस्ट है वो कम होती जाती है। सो अब हम बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द बैलेंस अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हमने भी देखा कि हमने टाइम जीरो बैलेंस निकाला 937.25, सेकेंड ईयर में हमने बैलेंस निकाला आफ्टर द पेमेंट 868.23, एंड सिमिलरली 147.95, ये हमारा बैलेंस था एट द एंड ऑफ 9th ईयर, और जीरो पे हमारा बैलेंस था 1000 रुपीज़। ये जो बैलेंस मैंने लिखे हैं आपके सारे, ये बैलेंस मैंने लिखे हैं आफ्टर द पेमेंट, यानी कि 937 का जो पेमेंट है ये मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो मेरा लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है। इसके लिए जो नोटेशन होते हैं वो होते हैं हमारे L0, L1, L2, L9, एंड सिमिलरली जो लास्ट नोटेशन होगा हमारा दैट विल बी L10, और L10 हमारा किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल, क्योंकि जो 10th टाइम पे पेमेंट होगी हमारी उसके बाद हमारा लोन कितना रह जाएगा? जीरो अमाउंट का। तो ये तो हमारी बात हो गई लोन आउटस्टैंडिंग की। अब हमने जो इंस्टॉलमेंट्स पे करी एट टाइम t, उसको हमने डिनोट किया xt से, ऑल्दो हमारे xt जो थे वो इक्वल थे 162.75 के फॉर ऑल t, क्योंकि हमारे पास जो केस हमने कंसिडर किया वो कैसा केस था? वो लेवल केस था, मतलब सारे इंस्टॉलमेंट सेम थे। इस xt के अंदर भी दो पार्ट्स थे, इसमें एक पार्ट था इंटरेस्ट का एंड एक पार्ट था हमारा कैपिटल का। तो इसमें जो इंटरेस्ट वाला पार्ट होता है उसको भी डिनोट बाय BT, एंड इसमें जो कैपिटल वाला पार्ट है इसको हम डिनोट करते हैं FT से।
सो लेट से अगर मेरी फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 162.75 की है तो मेरा B5 और F5 क्या डिनोट करेगा? B5 मेरा डिनोट करेगा कि मैंने फिफ्थ वाली इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट पे करा, और F5 मेरा डिनोट करेगा कि फिफ्थ वाली इंस्टॉलमेंट में मैंने कितना कैपिटल पे करा। तो यहाँ से आई कैन चेक फिफ्थ वाली इंस्टॉलमेंट में मैंने 70.88 का इंटरेस्ट पे करा और 91.87 का प्रिंसिपल पे करा। दिस इज माई F5। सो ये हमारी नोटेशंस की बात थी। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट लोन आउटस्टैंडिंग और LT एट डिफरेंट टाइम्स। So now we'll look at two methods for calculating the outstanding capital or loan amount. Our first method is retrospective method. So retrospective method हम क्या करते हैं? In the earlier example, we have a loan of 1000 rupees here. We paid the installment of 162.75 here and 162.75 here. So let's say अगर हमको कैलकुलेट करनी है वैल्यू L1 की एंड L2 की, and this is L0. So L0 denotes the amount of loan बिकॉज जीरो टाइम पे कोई पेमेंट है नहीं और जीरो टाइम पे जो बैलेंस है वो हमारा एक्चुअल लोन बैलेंस ही है। नाउ हमको क्या करना है, हमको L1 कैलकुलेट करना है। L1 हमारा क्या है? L1 हमारा लोन बैलेंस है, और यू कैन से आउटस्टैंडिंग लोन आफ्टर दिस पेमेंट ऑफ 162.75 ऑन टाइम 1। तो ये वाला पेमेंट करने के बाद मेरा जो बैलेंस बचेगा लोन अमाउंट, डेट इज माई L1। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो ये हमारा लोन था 1000 रुपीज़ का टाइम 0 पे, हमें बैलेंस निकालना है टाइम 1 पे। तो पहले हमने इस लोन को एक्यूमुलेट करके देखा कि ये लोन अमाउंट कितना एक्यूमुलेट होता है। तो 1000 इंटू 1.1 विल बी 1100। तो पेमेंट करने से पहले हमारा 1100 रुपीज़ का बैलेंस अकाउंट में था, अकाउंट का जो बैंक अकाउंट का लोन बैलेंस था। लेकिन 162 हमने ऑलरेडी पे कर दिया, और ये 162 हमने टाइम 1 पे ही पे किया है। तो ये जो फिगर है 1100 का, हमारा कहाँ पे है? टाइम 1 पे। हमने जो पेमेंट लेस किया वो भी टाइम 1 पे है। तो बैलेंस निकल के हमारे पास 937.25। तो ये 937.25 जो है ये हमारा है L1। तो इस तरीके से हमने L1 कैलकुलेट किया। अब नाउ सपोज मेरे को कैलकुलेट करना है L2। L2 में मैं क्या करूँगा, मेरा जो लोन अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ का था, एंड क्योंकि मेरे को सेकेंड टाइम पे पेमेंट निकालनी है, मेरी बैलेंस निकालना है, तो पहले मैंने इस 1000 रुपीज़ को एक्यूमुलेट किया सेकेंड टाइम तक। तो डेट इज 1210। अब सेकेंड टाइम तक मैंने 2 पेमेंट्स कर दी। रिमेंबर, जो गलती होती है वो यहीं पे होती है। L2 जो मेरा अमाउंट है डेट इज आफ्टर सेकेंड पेमेंट। तो L2 निकालने से पहले मैं 2 पेमेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मेरे को वो उसमें से लेस करनी पड़ेगी। लेकिन अब क्योंकि मैं टाइम 2 पे खड़ा हूँ, ये वाला अमाउंट मेरा टाइम 2 पे आ गया। जो मैंने पेमेंट्स लेस करी उसमें से एक टाइम 1 पे थी और एक टाइम 2 पे थी। टाइम 1 पे मेरी ये वाली पेमेंट थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको लेस करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मेरे को इसको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा टाइम 2 पे, क्योंकि मैं इसको टाइम 2 वाली फिगर से लेस कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने लेस किया ये वाला अमाउंट, लेस 162.75 इंटू 1.1। इसको मैं एक्यूमुलेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो फिगर है मेरा 162.75 का, ये मैंने टाइम 1 पे किया था। इसको मुझे लेस करना है टाइम 2 पे, क्योंकि ये जो मैंने पे किया इस पर तो मैं 1 साल का इंटरेस्ट कमाता। तो ये मैंने पे टाइम 2 पे किया, इसको मैंने एक्यूमुलेट किया 1 साल के लिए, तो ये मेरा अमाउंट आएगा 179। अब मैं लेस करूँगा मेरा सेकंड वाला पेमेंट जो मैंने ऑलरेडी टाइम 2 पे है वो। तो मैंने 1210 में से ये वाले दोनों पेमेंट लेस करे, तो मेरा जो बैलेंस बचेगा डेट विल बी 868.23।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा बैलेंस निकल के आ गया टाइम 2 पे आफ्टर द पेमेंट, तो आई विल कॉल इट L2। सिमिलरली अगर मुझे ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है टाइम 3 पे, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा टाइम 1 के लिए था, ये 2 के लिए, 3 पे अगेन मैं क्या करूँगा, मेरा इनिशियल लोन था 1000 रुपीज़ का, उसको पहले मैं एक्यूमुलेट करूँगा टाइम 3 तक। फिर मैं पेमेंट जो थे मेरे, एक पेमेंट था मेरा टाइम 1 पे, उसको मेरे को 2 ईयर्स आगे लाना पड़ेगा। फिर एक पेमेंट था मेरा टाइम 2 पे, उसको मुझे 1 ईयर्स आगे लाना पड़ेगा। और एक पेमेंट मेरा ऑलरेडी टाइम 3 पे रहेगा। उसको कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो मेरा 3rd ईयर का अमाउंट आएगा। तो इन जनरल हमने क्या देखा, अगर लेट से ये हमारा टाइम टी है, ठीक है, मेरे को पेमेंट निकालना है मेरा एल टी पे, मेरे को मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालना है टाइम टी पे, डेट इज एल टी। तो एल टी को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, एल टी मेरा कितना हो जाएगा, पहले में मेरा जो इनिशियल लोन अमाउंट था उसको मैं कैलकुलेट करूँगा टाइम टी पे। तो मैंने करा 1000 1 + i टू द पावर टी। ओके, अब मैं इसमें से लेस करूँगा वो वाले पेमेंट्स जो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो ऑलरेडी पे मैंने पहले फर्स्ट पेमेंट किया मेरा पे, वो टाइम 1 पे किया, तो मैं उसको टाइम टी पे लेके जाऊँगा। देन माय सेकंड पेमेंट, एंड सिमिलरली जो मेरा लास्ट पेमेंट होगा एट टाइम टी। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ मेरे पेमेंट आ रहे हैं इस तरीके से, और मैं उन सारे पेमेंट्स को कहाँ लेके आ रहा हूँ, मैं इस वाले पेमेंट को भी यहाँ लेके आ रहा हूँ टाइम टी पे, इस वाले को भी टाइम टी पे लेके आ रहा हूँ। सिमिलरली जो मेरे यहाँ पेमेंट हो गए उन सबको मैं कहाँ ला रहा हूँ, टाइम टी पे। तो एक तरीके से ये मेरी एन्युटी बन गई, एक 162.75 का यहाँ है, 162.75 का यहाँ है, 162.75 का यहाँ है, एंड सो ऑन टाइम टी तक मेरे 162.75 के पेमेंट्स हैं। तो ये मेरी एक एन्युटी हो गई जिनको मैं टाइम टी पे लेके आ रहा हूँ, और ये पेमेंट्स मेरे कैसे हैं, एरियर्स में हैं। तो व्हाट आई कैन डू, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, 1000 1 + i टू द पावर टी माइनस अमाउंट कितने का, 162.75 एस पेमेंट कितने होने वाले मेरे, टी, क्योंकि मेरे टोटल टी पेमेंट्स होने वाले हैं। और एट द एंड ऑफ ईयर हो रहे, मेरा फर्स्ट पेमेंट है मेरा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड पेमेंट है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, एंड सो ऑन। जो लास्ट पेमेंट आएगा मेरा वो आएगा टी पे एट द एंड ऑफ टीथ ईयर। तो इस तरीके से मैंने वैल्यू निकाल ली मेरे लोन आउटस्टैंडिंग आफ्टर टाइम पे इंस्टॉलमेंट ऑफ टी, L0 1 + i टू द पावर टी माइनस एक्स एस टी। तो ये मेरा एक जनरल रिजल्ट निकल के आ गया, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम टी व्हेन माय इनिशियल लोन इज L0 एंड माय इंस्टॉलमेंट इज x। इस मेथड को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि आप जिस टाइम पे आप वैल्यू निकाल रहे हैं उस टाइम से पीछे वाले पेमेंट्स को आप देख के टाइम टी पे एल टी निकाल रहे हैं। तो हम टाइम टी पे खड़े थे, हम यहाँ पे टाइम टी पे थे, हमने पीछे वाले सारे पेमेंट्स को देखा और उनकी प्रेजेंट वैल्यू उनकी फ्यूचर वैल्यू में निकाली कहाँ पे, टाइम टी पे। हमने क्या करा, हमने इस वाले पेमेंट्स की इन सबकी वैल्यू निकाली टाइम टी पे, और फिर हमने प्लस माइनस करके अकॉर्डिंगली वैल्यू निकाली एल टी की। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड मेथड की, दैट इज प्रोस्पेक्टिव मेथड। प्रोस्पेक्टिव मेथड समझने से पहले हम दोबारा जाएंगे एक बार इक्वेशन ऑफ वैल्यू पे। इक्वेशन ऑफ वैल्यू में हमने एक चीज़ समझी थी कि अगर लेट से मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज़ का लोन लिया है और अगर मैंने इनको 10 इंस्टॉलमेंट में अगर डिवाइड किया है, तो जो मेरी इक्वेशन ऑफ वैल्यू बनती है, सॉरी इट्स अ पॉजिटिव कैश फ्लो, तो जो मेरी इक्वेशन ऑफ वैल्यू बनती है वो बनती है 1000 = x 8n। और यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया था मेरी वैल्यू
तो इसका मतलब मैंने क्या देखा, अगर मैं ये चीज़ कैलकुलेट करूँगा तो ये मेरा LHS है, ये मेरा RHS है। अगर मैं RHS को सॉल्व करूँगा और मैं x की जगह वैल्यू डाल रहा हूँ, x की 162.75 A10, अगर मैं ये कैलकुलेट करूँगा तो मेरे को पता है कितना आने वाला है, ये 1000 रुपीज़ आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसी इक्वेशन थ्रू मैंने वैल्यू निकाली है इसकी। और ऐसा क्यों है मेरा? क्योंकि मैंने 1000 रुपीज़ का लोन लिया है टाइम 0, और मैंने उस 1000 रुपीज़ के पेमेंट्स के लिए इनको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बांट दिया आगे सारे टाइम t पे। तो अगर मैं इन सब की वैल्यू निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू इनकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू टाइम 0 पे निकालूंगा, तो वो मेरे पास कितनी आनी चाहिए? 1000 रुपीज़। ये कॉन्सेप्ट हमने अर्ली वीडियो में कंपेयर किया था, और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमने क्यों इक्वल करा, अगर आपको इस चीज़ पे कोई भी डाउट है तो एक बार आप दोबारा से पहले वाला इक्वेशन ऑफ वैल्यू वाला पार्ट कवर करें वीडियो का, उसमें आप देखेंगे कि दोनों की इक्वेशन की वैल्यू क्यों इक्वल होती है। सो यहाँ से हमको एक चीज़ क्लियर है, अगर मेरा लोन 1000 रुपीज़ का है और अगर मेरे आने वाले 10 पेमेंट्स हैं उनकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरी 1000 की इक्वल आने वाली है। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स से ये आपका टाइम 5 है और टाइम 5 पे जो आपका पेमेंट था वो ऑब्वियसली 162.75 का था। ये पेमेंट करने के बाद जो आपका बैलेंस बचा टाइम 5 पे, तो टाइम 5 पे जब आप पेमेंट कर देंगे 162.75 का, उसके बाद जो आपका लोन आउटस्टैंडिंग रहा है वो कितना रहा है? 616.93 का। यानी कि 5 साल के बाद आपका जो लोन अमाउंट है वो कितना सा रह गया? 616 का। अब जो हमारे नेक्स्ट पेमेंट्स आने वाले हैं वो कहाँ आने वाले हैं? वो हमारे आएंगे टाइम 6 पे, टाइम 7 पे, टाइम 8 पे, टाइम 9 पे एंड लास्ट टाइम 10 पे। ठीक है, और वो अमाउंट हमारा सेम रहने वाला है, ये भी आपको पता है, 162.75 एंड सो ऑन 162.75। अब अगर मैं इसको टाइम 0 मान लूँ एक बार, इसको टाइम 1, 2, 3, 4 और टाइम 5 मान लूँ इसको, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि टाइम 0 पे जो मेरा लोन आउटस्टैंडिंग है वो कितना है? अब मैं इस 616.93 को एक तरीके से नया लोन मान सकता हूँ, क्योंकि ये जो बैलेंस है मेरा ये कहाँ पे है? टाइम 5 के एंड में है, ये आप कह सकते हैं कि ये टाइम 6 के बिगिनिंग में है। यानी कि इसको मैंने 0 पॉइंट मान लिया, तो ये मेरा टाइम 0 पे बैलेंस है 616 का। तो टाइम 5 पे एक तरीके से मेरा नया लोन है 616.93 का। अगर मुझे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वैल्यू लिखनी है तो मैं किस तरीके से लिखूंगा? 616.93 इक्वल टू XA5। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। हमको पता है ये वैल्यू क्या आने वाली है, एट i इक्वल टू 10%। तो जो हमारा x आएगा वो आएगा 616.93 अपॉन A5। A5 की वैल्यू हम टेबल से चेक करेंगे हमारी। सो टेबल से हमने देखा कि हमारी A5 की वैल्यू है 10% इज 3.7908। वैसे तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास आई 162.75 अगेन। एंड ये आनी भी चाहिए थी, क्यों? क्योंकि हमने लोन जो हमारा स्टार्टिंग में इनिशियल लोन किया था वो इस तरीके से किया था कि हम 10 इंस्टॉलमेंट्स पे करें और हमारा पूरा लोन रीपे हो जाए। तो हमने क्या करा, हमने एक चीज़ देखी कि हमारा जो लोन अमाउंट था एट टाइम 5 आफ्टर द पेमेंट वो था दिस। इस लोन को रीपे करने के लिए मुझे कितने इंस्टॉलमेंट में पे करना है? 5 इंस्टॉलमेंट में, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो वो मेरा अमाउंट जो निकल के आएगा वो 162.75 आएगा। यानी कि अगर मैं इन पेमेंट्स की वैल्यू निकाल लूँ, अगर मैं इन 5 पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू टाइम 5 पे निकाल लूँ तो वो मेरी कितने आने वाली है? 616.93। तो लेट्स से मैंने कोई लोन लिया L0 अमाउंट का फॉर n ईयर्स। मैंने आपको अगर टाइम बताया t, अब आप बताओ कि टाइम t पे पेमेंट करने के बाद, जो मेरी वैल्यू है LT वो कितनी आनी चाहिए? मेरी LT की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? जो मेरे आगे आने वाले पेमेंट्स हैं यहाँ पे उन सब की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँ
टाइम टी पे, तो वो वही मेरा लोन आउटस्टैंडिंग होगा। तो मेरा फर्स्ट पेमेंट है ये वाला, सेकंड है ये वाला, थर्ड ये वाला, ये मेरी एक एन्युटी बन रही है। और इस एन्युटी में मेरे पेमेंट्स कितने होने वाले हैं, 1 2 3, कहाँ तक, n-t तक, क्योंकि ये वाला पूरा रीजन अपना n है, ये वाला रीजन अपना t है, तो n-t। तो ये मैंने एक एन्युटी फॉर्म करी x a n-t, और क्योंकि पेमेंट्स मेरे एरियर्स में है, ये वाला मेरा फर्स्ट पेमेंट है, ये जो मेरा फर्स्ट ईयर के लिए, इसको अगर मैं 0 मान लूँ तो ये मेरे टाइम इस तरीके से हो जाएंगे n-t। तो ये मेरा प्रोस्पेक्टिव मेथड है। प्रोस्पेक्टिव मेथड हम क्या करते हैं, हम आगे की पेमेंट्स देखते हैं और उनकी प्रेजेंट वैल्यू टाइम t पे निकालते हैं। आगे वाले जो पेमेंट्स हैं हमारे, आगे हमारा और कोई पेमेंट आने वाला नहीं है, आगे हमारे ओनली वही पेमेंट आएंगे जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं टाइम n तक। तो ये हमारा एक इंट्यूटिव मेथड था समझने का। अब हम मैथमेटिकली इसको प्रूव करते हैं कि LT की वैल्यू ऐसे क्यों आती है। हमने अर्लियर एग्जाम्पल में, जो हमारा एग्जाम्पल चलता आ रहा है, उसमें हमने देखा था कि 9th ईयर पे जो हमारा बैलेंस बचा था वो बचा था 147.95 का। तो ये हमारा L9 की वैल्यू थी, यानी कि 9th पीरियड पे जो पेमेंट था वो पेमेंट करने के बाद जो हमारा बैलेंस बच रहा था, यानी कि 10th ईयर के बिगिनिंग में, वो था 147.95। ये 147.95 में हम एक साल का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, वो कितना हो जाएगा, 10%, यानी कि 14.795। तो ये हमारा बैलेंस कितना हो गया, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास ये हमारा एक्यूमुलेटेड अमाउंट हुआ टाइम 10 तक। और टाइम 10 पे हमारी जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो कितनी की है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आने वाला है, 0। ये थोड़ा सा फर्क है, वो राउंडिंग के कारण हो सकता है। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जो लास्ट ईयर के बिगिनिंग में जो बैलेंस बचता है हमारा, वो इक्वल होना चाहिए इंस्टॉलमेंट के। तो अब एक जनरल केस लेते हैं, दैट इज 0 t n एंड n-1। यहाँ पे मेरा बैलेंस है L-1 एंड ये मेरा पेमेंट है xn। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी, xn जो है हमारा वो किसके इक्वल है, यहाँ पे जो हमारा 162.75 था वो किसके इक्वल था, वो इस इंटरेस्ट वाले पार्ट के इक्वल था, प्लस ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस था एक टाइम पहले उसके इक्वल था। तो xn पे जो हमारा जो अमाउंट है वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा Ln-1 के, प्लस इस पर जो एक साल का इंटरेस्ट है उसके इक्वल होगा। तो दिस इज इक्वल टू N-1 प्लस इंटरेस्ट एक साल का। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक चीज निकल के आई मेरे पास 1 प्लस आई, मैंने Ln-1 कॉमन ले लिया तो निकल के आया Ln-1 इक्वल टू XnV। तो यानी कि अगर आपको ये वाला पेमेंट निकालना है Ln-1, तो आपको क्या करना है, आपको इस xn की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है टाइम n-1 पे। तो दैट इज विल बी योर xn Ln-1। सिमिलरली अब हम एक और चीज़ देखते हैं। लेट्स से ये हमारा टाइम है t, नाउ सपोज आई वांट टू कैलकुलेट, मैंने इस वाले ईयर में t+1th ईयर में मैंने जो कैपिटल पार्ट है वो कितना पे किया, यानी कि मुझे वो कैलकुलेट करना है ft+1। ft+1 क्या होता है, इसका मतलब है कि ये जो मेरा t+1 टाइम है, t+1 टाइम पे मैंने इंस्टॉलमेंट पे कर दी होगी x अमाउंट की, xt+1, उसमें इंटरेस्ट वाला पार्ट कितना है और कैपिटल वाला पार्ट कितना है। तो इंटरेस्ट वाला पार्ट तो कितना हो जाएगा bt+1, और जो कैपिटल वाला पार्ट हो जाएगा वो ft+1। तो मेरे को ये जानना है कि मेरा ft+1 कितना है। तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, देखो इस ईयर के एंड में जो मेरा बैलेंस था वो कितना था, LT+1, यानी कि t+1 टाइम पे जो मैंने पेमेंट करी, इंस्टॉलमेंट पे करी, उसके बाद मेरा बैलेंस था LT+1। उससे पहले वाले साल में मेरा बैलेंस था LT। अब जो अपना LT+1 LT+2, इन वाली सीरीज में जो चेंज आता है वो चेंज आता है ओनली कैपिटल के कारण, क्योंकि LT हमारा क्या था, लोन आउटस्टैंडिंग आफ्टर टाइम T।
ये था लोन आउटस्टैंडिंग आफ्टर टाइम t+1 और ये t+2। एक चीज़ तो पक्का है कि ये डिक्रीजिंग होगा, LT बड़ा होगा, फिर हम कुछ लेस करेंगे तो LT-1 छोटा आएगा, फिर ये और छोटा आएगा, और ये LN हमारा कितना आ जाता है 0। तो एक चीज़ तो श्योर है कि ये डिक्रीजिंग होता है हमारा। और ये डिक्रीज़ क्यों होगा? ये तभी तो डिक्रीज़ होगा जब आप कुछ कैपिटल पार्ट पे करोगे। अगर आपने कुछ कैपिटल पार्ट पे ही नहीं किया तो आपका लोन अमाउंट कम क्यों होगा? एक बार दोबारा एक्सेल पे चलते हैं। तो ये हमारी एक्सेल फाइल थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस है वो था 937.25, सेकेंड ईयर में था 868.23। तो ये डिक्रीज होता जा रहा है बैलेंस, और लास्ट में 0 आ गया। ये जो हमारी चीज़ें हैं सारी, ये है हमारी LT। ओके, दिस इज LT। अब आप देखो कि टाइम 3 के एंड में जो मेरा बैलेंस है वो है 792.31, और टाइम 4 के एंड में है 708.80। अब ये बैलेंस डिक्रीज क्यों हुआ? ये बैलेंस इसलिए डिक्रीज हुआ क्योंकि फोर्थ वाली जो इंस्टॉलमेंट है उसमें हमने 83.51 का प्रिंसिपल पे करा, इसलिए जो हमारा अमाउंट है वो 792 से कितना हो गया 708। अगर आप चेक करेंगे तो 792.31 में से अगर हम लेस करेंगे 83.51 तो विल गेट 708.8। सिमिलरली 708 जो हमारा बैलेंस था वो था फोर्थ ईयर के एंड में, और 616 था हमारा फिफ्थ ईयर के एंड में। तो फिफ्थ ईयर के एंड में हमारा बैलेंस इसलिए कम हुआ क्योंकि फिफ्थ वाली इंस्टॉलमेंट में हमने 91.87 का प्रिंसिपल पे किया। सिमिलरली सिक्स वाली इंस्टॉलमेंट में हमारा बैलेंस जो L6 है वो 515.88 इसलिए है क्योंकि हमने 101 की कैपिटल पे करी सिक्स इंस्टॉलमेंट में। तो अगर आपको किसी भी ईयर के अंदर लेट्स से ये हमारा टाइम था, मेरे को कैलकुलेट करना है कि मैंने x वाले ईयर में कितना कैपिटल पे किया। तो अगर हमने 5 और 6 को कंपेयर करें तो वहाँ पे हमने कैसे करा, इन दोनों का जो डिफरेंस था वही हमारी कैपिटल थी जितनी हमने 6 इंस्टॉलमेंट में पे करी। तो अगर मेरे को T और T+1 के बीच में निकालना, मैं कैसे करूँगा, LT माइनस LT+1। तो ये मेरा क्या आएगा, दैट इज़ माई कैपिटल पार्ट जो मैंने T+1 टाइम पे करी। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, आप कौन सा वाला ईयर कंसीडर कर रहे हो, मेरे को इस वाले ईयर का निकालना है कि मैंने इस वाले साल में कितनी कैपिटल पे करी। तो इसके इनिशियल पॉइंट पे जो वैल्यू है और इसके एंड पॉइंट पे जो वैल्यू है, उन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस हमारी कैपिटल पेड होती है इन दैट ईयर। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई हमारे पास कि जो हमारा XT+1 है वो कितना होने वाला है, XT+1 होगा हमारा DT+1 यानी कि इंटरेस्ट वाला पार्ट प्लस FT+1, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंटरेस्ट वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला अमाउंट था हमारा बिगिनिंग में LT, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम ILT प्लस, और अभी हमने देखा कि कैपिटल पार्ट कितना होगा LT माइनस LT+1। तो यहाँ से आया हमारे पास XT+1 प्लस LT+1 इक्वल टू ILT प्लस LT, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे 1 प्लस ILT के। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन निकल के आई LT के लिए, LT इज इक्वल्स टू XT+1 प्लस LT+1 इंटू V। अब जैसे हमने अभी ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करी LT की, वैसे ही हम LT+1 की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम LT+1 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा XT+2 प्लस LT+2 इंटू V। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारी इक्वेशन थी यहाँ पे, इसको हमने सॉल्व करा इंटू V प्लस LT+1 इंटू V। अब यहाँ से LT+ की वैल्यू में डालूंगा यहाँ पे, तो वो ये V मेरा एज इट इज रहेगा इंटू V। तो यहाँ से मेरे पास निकल के आएगा XT+1 इंटू V प्लस XT+2, ये V और ये मल्टीप्लाई होकर V² हो जाएगा प्लस LT+2 V²। इस तरीके से मेरा चलता रहेगा कि मैं बार बार अब मैं क्या करूँगा, मैं LT+2 की वैल्यू निकालूंगा फिर पुट कर दूंगा।
तो अगर मैं ऐसा करता रहूँगा तो लास्ट में मेरे को ये वाला केस मिलेगा, एल टी इक्वल टू एक्स टी प्लस वन इंटू वी प्लस एक्स टी प्लस टू इंटू वी स्क्वायर एंड सो ऑन, ये मेरा चल जाएगा एक्स एन इंटू वी एन माइनस टी तक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने टी वाला अगर मेरे को टी टाइम पे वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके आगे वाले वैल्यूज़ की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ। पहले मैंने टी प्लस वन को 1 टाइम पीछे लाया, टी प्लस टू वाले पेमेंट को 2 टाइम पीछे लाया टी पे, ऐसे मैं सारे पेमेंट्स को कहाँ लेकर आ रहा हूँ, टी पे। तो प्रोस्पेक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, आगे वाले जो फ्यूचर पेमेंट्स हैं हमारे, उन सब की वैल्यू हम निकाल लेते हैं टी पे। अगर आपको वैल्यू निकालनी है टी पे तो आपके आने वाले जितने भी पेमेंट्स हैं उन सबको आप कहाँ लेके आएंगे, टी टाइम पे, एंड दैट विल बी योर लोन आउटस्टैंडिंग वैल्यू। इस चैप्टर में 2 चीज़ें समझने की इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका लोन अमोर्टाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आपको लोन आउटस्टैंडिंग वैल्यू निकालना आना चाहिए, एलटी की वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट एलटी, एंड किसी भी टाइम पीरियड पे अगर आपको लोन आउटस्टैंडिंग निकालना है तो 2 मेथड से आप कैसे निकाल सकते हैं। जो 2 मेथड हमने पढ़े दोनों से आंसर सेम आना है, आप चाहे रेट्रोस्पेक्टिव मेथड से निकालें चाहे प्रोस्पेक्टिव मेथड से आंसर निकालें, ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। इस चैप्टर को एक बार दोबारा रीड करें, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें डेरिवेशंस हैं कुछ चैप्टर में, मैंने आपको जो प्रोस्पेक्टिव मेथड बताया समझाया वो थोड़ा अलग तरीके से समझाया, बुक में आपको अलग तरीके से थ्योरेटिकली समझा रखा है। मेन चीज़ ये है कि आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहने चाहिए, आपको चीज़ें इंट्यूटिवली दिखनी चाहिए। यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट करा, हमने मेथड देखा हमारा, तो उसमें हमको लॉजिक दिख रहा था कि हमारा ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारी वैल्यूज जो है वो प्रोस्पेक्टिव मेथड में एल टी क्यों इतना इक्वल आ रहा है इस अमाउंट के, और प्रोस्पेक्टिव मेथड में या रेट्रोस्पेक्टिव में क्यों अमाउंट इतना आ रहा है। तो वो चीज़ें आपको और क्लियर होंगी अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।